हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है इसमें बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 4 की। अगर प्रैक्टिस सेट 4 की बात करें तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1, 2 और आपका 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हमने जो भी प्रैक्टिस सेट करे हैं यानी 3 तक, वो हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट हैं। यूथ कंपटीशन टाइम के प्रैक्टिस सेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एज अ क्वेश्चन इसी तरह के फॉर्मेट में हमें पेपरों में मिल जाता है, यानी सेम यही लैंग्वेज हमें पेपरों में मिलती है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर की गलत हो, जैसे आप लोगों को वो है, बट ऐसा हर मतलब कोई भी बुक ले लो, कोई भी ऑथर की ले लो, किसी भी राइटर्स की ले लो, कहते हैं ना हर कोई अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता, तो कुछ कमियां तो सब में रह जाती हैं। बट हमें कमियां नहीं गिननी, हमें तो अपना रास्ता देखना है। हमारा रास्ता तो केवल 100+ है। 100+ के लिए हमें कोई भी हथियार उठाना पड़े, कोई भी हथियार खरीदना पड़े या चलाना पड़े, हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा क्या निशाना है, केवल और केवल 100+। तो इसलिए हम यूथ कंपटीशन के सॉल्व पेपर को कर रहे हैं, यानी हम सॉल्व पेपर की श्रृंखला जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। उसका एक पार्ट हम दे चुके थे पोषण, और पार्ट आने बाकी हैं। सारे ही चैप्टर वाइज उसकी 80 सीट्स हैं, 80 के 80 सीट्स को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट केवल और केवल 100+ है। क्योंकि 60 क्वेश्चनों तक हम इजीली पहुंच जाते हैं, केवल और केवल हमें 60 क्वेश्चनों जितनी मेहनत करनी है। क्योंकि 60 क्वेश्चन हम 125 में से अगर ABCD करें, यानी आंसर भी ना पढ़ें और क्वेश्चन भी ना पढ़ें, बस कॉपी लें और पेपर लें और ABCD करके लगाएं, 60 क्वेश्चन अमूमन हमारे सेट हो जाते हैं। हमें तैयारी कितनी 60 क्वेश्चनों की करनी है, तो उन्हीं 60 क्वेश्चनों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। उन्हीं 60 क्वेश्चनों के लिए हमारी रणनीति यानी हमारे हथियार खरीदे न जारी है, यानी उन्हीं 60 क्वेश्चन पर हमारा क्या है, संकल्प जारी है। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। यानी किसी भी स्थिति हो, कैसे भी हालात हो, आपका टारगेट केवल और केवल एक ही होना चाहिए, वो 100+। तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। प्रशिक्षित स्नातक गृह विज्ञान प्रैक्टिस सेट 4, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार पहले घंटे में कितना चलती है, आपकी 34.3 किमी, दूसरे घंटे में चलती है 56.2, और तीसरे घंटे की अगर बात करें तो वो चलती है आपकी 46.73, यानी 46.73। तो चलिए देख लेते हैं इनको हमें करना कैसे है। यहाँ पे 34.3, दूसरी बार में कितना चलती है, तो हमारा 56.2, तीसरी बार में कितना चलती है, तो आपका 46.73। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा हमारा 3। तो यहाँ 3 सबके आप पास है, इसके भी, तो हमें और आगे चलना पड़ेगा। 3 और 5, 3 और 2 5 और यहाँ पे हमारे पास 7, तो कितना हो गया यहाँ पे 2, तो की कैरी 1, यहाँ पे 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और आपका 14 14 14 16 16 और 1 17 17 की 7, ठीक है, क्वेरी 1, और 5 और 5 10, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, क्वेरी को ऐड कर लेंगे, तो 5 5 10, 10 और 3 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा हमारा B, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा 137.23, 137.23। इस तरह से आपको करना है। उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थानों का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। तो जब उद्यानों की बात हो तो और किसका, तो यहाँ पे खेल के मैदानों का भी करती हैं, घास के मैदानों का और पार्कों का भी करती हैं, जिससे ये जन समुदाय के काम आ सकें। खाली स्थानों को इसी तरह सरकार करती है और सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रदान करती है। खाली स्थान या जमीन का उपयोग सार्वजनिक या निजी संस्थानों द्वारा खाद्य उद्यान बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या करती हैं, ये सभी गुरुद्वारे, मंदिर, धर्मशालाएं, सार्वजनिक इत्यादि चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि ये शरीर को बनाता है। तो ये शरीर को कैसा बनाता है, ए ऑप्शन बोल रहा है आलसी व निष्क्रिय, बी बोल रहा है क्रियाशील व स्वस्थ, सी है आलसी व स्वस्थ, और डी ऑप्शन है निष्क्रिय व स्वस्थ। तो क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है, ठीक है। अगर व्यायाम करते हैं तो क्रियाशील व स्वस्थ बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ए ऑप्शन है दीर्घकालीन, बी ऑप्शन है निरुद्देश, सी ऑप्शन है तत्काल और डी ऑप्शन है अल्पकालीन। तो जब प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तो वो हमारी तत्काल दी जाने वाली चिकित्सा ही प्राथमिक चिकित्सा होती है, डॉक्टर से पूर्व दी जाने वाली चिकित्सा। ये सभी विकल्प गलत हैं क्योंकि अल्पकालीन हो नहीं सकती है, दीर्घकालीन भी हो नहीं सकती है। ये व्यक्ति की क्या है, उस दुर्घटना के समय उसकी जान बचाने के लिए दी जाने वाली चिकित्सा होती है। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है जल द्वारा आग बुझाना, बी ऑप्शन है उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, हमें नहीं करना चाहिए पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर नहीं करना पूछा जा रहा है। उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट लेना, आहत को नहीं लुढ़काना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है ये पूछा जा रहा है नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए, इससे आग बुझेगी नहीं बल्कि और फैलेगी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता जाएगा दौड़ाने से, तो उसको और आग फैलेगी। सांख्यिकी आंकड़ों का करती है संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, इनमें से सभी। तो सांख्यिकी क्या करती है, तो इनमें से सभी करती है क्योंकि वो वर्गीकरण भी करती है, सारणी भी बनाती है, इस तरह टेबलों में आपको दिखाई देता, संकलन भी करती है, इकट्ठा भी करती है। प्रायोगिक परियोजना में किस शोध विकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया गया था। प्रायोगिक जब आप परिकल्पना बनाते हैं यानी रिसर्च हाइपोथेसिस प्रायोगिक होती है, प्रैक्टिकल होती है, तो उसमें प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है वर्णनात्मक, तो ये सर्वे टाइप की रिसर्च है। सर्वेक्षण ये आपकी ये भी सर्वे मेथड पे आ जाती है। अन्वेषणात्मक ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड पर आ जाती है। तो यहाँ पे जो प्रयोगात्मक मेथड पर आ जाते हैं तो वो हमारी प्रयोगात्मक रिसर्च है जिसमें कुछ प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। जैसे 40 या 60 दिन का हम क्या करेंगे, अपने ग्रुप जो हमने डाटा यानी जनसंख्या ली है, जो समुदाय लिया उस पर उसको फॉलो करेंगे और उस पर उससे पहले तथा उस प्रैक्टिकल के बाद उनका रिजल्ट देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो वो उल्लेखनीय दृष्टिकोण क्या है जो शिफ्ट हुआ है, तो पहला चतुर्थ है, बी है पाँचवीं है, जो सी है छठी है और डी है सातवीं है। तो वो कौन सा है, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय शिफ्ट आपका क्या है, शिफ्ट यानी परिवर्तन हुआ है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में ही सारे परिवर्तन सारी योजनाएं होती थी क्योंकि सामुदायिक विकास योजना आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। ट्राइसम की का उद्देश्य है कि स्थिति में सुधार लाना। तो ट्राइसम का किसकी स्थिति में सुधार लाना, अगर यहाँ पे फुल फॉर्म की बात करी जाए ट्राइसम की, तो टी माने होता है ट्रेनिंग, आर माने होता है रूरल और वाई माने होता है यूथ, याद रखिएगा। और यहाँ पे 4 जो होती है वो साइलेंट है यानी 4 का कोई उल्लेख नहीं होता। एस माने होता है सेफ और ई माने होता है एम्प्लॉयमेंट और एम माने यहाँ पे ई माने होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस तरह से इसको रखते हैं। सेल्फ, इसका पूरा नाम है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसका नाम है। तो इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण, यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है बेरोजगार व्यक्तियों, दूसरा बोला आदिवासियों के लिए किसकी स्थिति में सुधार लाना, झोंपड़पट्टी में रहने वालों के लिए, डी ऑप्शन है ग्रामीण युवाओं के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा डी यानी ग्रामीण युवाओं की स्थिति में सुधार लाना। स्मोक अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कोहरे के लिए कौन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो ये ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है मीथेन गैस। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्मोक यानी यहाँ पे धुएं से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं।
जो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक हैं, तो ये दोनों किसके कारक हैं? तो ये दोनों, ए ऑप्शन हमारा वायु प्रदूषण के, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण के, सी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण के, डी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण के। तो ये किसके कारण है? तो ये वायु प्रदूषण के कारण है। सल्फ़र डाई और कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक निश्चित अनुपात जीवन के लिए आवश्यक है, और हम सांस के द्वारा जो हवा भीतर खींचते हैं वह हमारे फेफड़ों में जाती है, ध्यान रखिएगा। और जो ऑक्सीजन होती है उसको ही क्या करते हैं? फेफड़े सोख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? तो यहाँ पे 20/20 है, 20/40 है, यानी 20 में से 20 होनी चाहिए, 20 में से 40 होनी चाहिए, 20 में से 100 होनी चाहिए, 20 में से 200 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? दृष्टि न्यूनता की बात की जाए तो जब दृष्टि न्यूनता होती है तो वो 20 में से ही 20 होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है, तो यहाँ पे शरीर को ऑक्सीजन देना। श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात हो रही है, यानी RBC। यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात हो रही है, यानी WBC। ठीक है, तो यहाँ पे WBC का क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, ऊर्जा देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि सर क्या करती हैं श्वेत रक्त वो कोशिकाएं? तो शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे शरीर में जब भी प्रवेश कर पाते हैं जब हमारी WBC क्या करती हैं? उनसे लड़ने या उन पर WBC क्या करती है कि उन पर हावी नहीं हो पाती है। वही संक्रमण, वही विषाणु हमारे शरीर में संक्रमण फैला देते हैं। जब तक WBC उनसे लड़ती रहती हैं तब तक कोई भी संक्रमण हमारे शरीर को छू नहीं सकता। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाना होता है। ठीक है, तो ये कैसी होती है? ये आपकी क्या करती है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? बढ़ाती है, यानी रोगों से लड़ने की ताकत देती है। मस्तिष्क तथा रीढ़ लज्जू में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो पहला है स्नायु ऊतक, बी है ऐच्छिक, सी है पेशी और डी है उपकला। तो क्या कहलाती है? स्नायु ऊतक कहलाती है। अगर अस्थि मज्जा की बात की जाए तो यहाँ पे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की लंबी क्या है? हड्डियों के जोड़ों में रहते हैं। अस्थि मज्जा की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल मज्जा, दूसरी होती है पीली मज्जा, याद रखिएगा। एक होती है लाल और दूसरी होती है हमारी पीली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है। WBC यानी अभी हमने पढ़ा था, WBC यानी श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। इनको एक और नाम से जानते हैं, वो हमारा ल्यूकोसाइटस। ठीक है, इनका एक और नाम है वो हमारा क्योंकि हो सकता है उसी नाम से पूछ लिया जाए, ल्यूकोसाइटस। ठीक है, इस नाम से भी इन्हें जानते हैं, को WBC भी कहते हैं। इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो ये कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 5000 से 10,000 के बीच। किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो वो हमारा हार्मोन कौन सा होगा? थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमेट्रोपिक हार्मोन्स, एंटीनोट्रोपिक हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो वो हमारा हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। इसकी कमी से क्या होता है? व्यक्ति नाटा रह जाता है। इस हार्मोन को शॉर्टकट में बोलते हैं STH। ठीक है, इसकी कमी से व्यक्ति क्या होता है? नाटा रह जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंशिक रूप से बचा भोजन कहलाता है कायम, ये पिछली बार आपका टीजीटी में आ चुका है, बिली। सी है ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन का पेप्सिन। तो आंशिक रूप से बचा भोजन क्या कहलाएगा? कायम कहलाएगा। ये पिछली बार आपका 2021 में आ चुका क्वेश्चन है। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तथा मिल भी नहीं पा रही है, तो ये ऑप्शन बोला एक्सफिक्सिया कहा जाता है, बी बोला लकवा कहा जाता है, सी है बेरी कहा जाता है, डी है अनीमिया कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो वो हमारा है यहाँ पे कि एस्फिक्सिया कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, विटामिन B1 या फिर थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। बेरी नाम रोग किससे हो जाता है? विटामिन B1 या फिर थायमिन की कमी से। और इसी की कमी से क्या होता है? लकवा होने की आशंका हो जाती है, जबकि लोहे खनिज की कमी से एनीमिया हो जाता है। लोहे खनिज की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है? अपनी इसमें 4% में ही खनिज लवण मौजूद है, तो इनकी कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो यहाँ पे मनुष्य के क्रेनियम की बात हो जाए तो 8, 10, 12 और 16। तो यहाँ पे कितनी उपस्थित होती हैं? तो यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं 8 उपस्थित होती हैं। स्वस्थ शरीर में पेशियाँ सदा ही जोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, यह तत्परता कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, पहला है पुट्टे कहलाती है, बी कहला मसल टोन कहलाती है, सी कहला अल्ना टोन कहलाती है और डी है कोई नहीं। तो आपका है मसल टोन कहलाती है, क्योंकि ये क्या है? क्रिया करती है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे कोशिका के सुसाइड बैग से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, बी ऑप्शन है लाइबोसोम को, सी ऑप्शन है सेंट्रोसोम को, डी ऑप्शन है लाइसोसोम को। तो हमारा लाइसोसोम क्या है? इस कोशिका का सुसाइड बैग, साथ से सुसाइड और साथ से सोम याद रखिएगा, लाइसोसोम सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पा रहे होंगे आप, YCT यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ध्यान से सुनने की क्रिया को सही क्रम में लिखिए। तो ध्यान से जब सुनने की क्रिया होती है तो पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे पहले क्या करेंगे? ग्रहण करना। जब हम किसी चीज़ को ग्रहण करेंगे तभी समझिए कि हम ध्यान से सुन रहे हैं। फिर समझना, ग्रहण करने के बाद ही हम उसे समझ सकते हैं। जब हमने समझ लिया तो वो हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट हो जाता है, यानी याद रखना। फिर हम याद रख सकते हैं। तो जब हम क्या कर सकते हैं? याद रखने के बाद प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो फिर हमारा हो जाएगा प्रतिक्रिया करना। फिर हम प्रतिक्रिया करने के बाद क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा ए, यानी थर्ड, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की किस अवस्था में है? तो ये बच्चे की लैंग्वेज होती है, जिसे कूइंग और बलबलाना कहा जाता है। ये बच्चे की क्या होती है? प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, रुदन, बलबलाना, अनन्यास, ध्वन्यात्मक प्रतिक्रिया करना, सुनी हुई ध्वनियों को अनुकरण करना आदि इसी में शामिल किया जाता है। ये आयु क्या होती है? यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में आती है, याद रखिएगा। तो ये कब होगा? तो ये होगा आपका मध्य अवस्था में, ठीक है। जन्म से 1 वर्ष, याद रखिएगा, 1 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में आती है, जन्म से 1 वर्ष के अंतर। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यह।
तो ये कब समस्या बन जाती है? शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, बचपन के अंतिम समय में होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, जिसको ये बिस्तर गीला करना भी कहा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो हमारा कौन सा है? जाति, भाषा, खेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रहता है हमारा जाति, ये सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही एक जाति प्राप्त करता है। जाति चेतना उसे निर्देश कराती है कि उस व्यक्ति को क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए, थोड़ी वसा निकाल दी जाए, तो वह माँ के दूध जैसा हो जाता है। अगर इस तरह का उसका कंटेंट बना दिया जाए तो वो होता है बकरी का दूध, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। और गाय के दूध में लमसम माँ के ही बराबर सब चीज़ें होती हैं। आज हम पिक डाल देंगे जहाँ पर गाय का दूध और माँ के दूध का कंपैरिजन चार्ट है। रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहण किया जाता है। तो ए है प्राकृतिक, बी है सक्रिय, सी है निष्क्रिय और डी है अधिग्रहित। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है अधिग्रहित होता है। टीकों का चार्ट भी जल्दी आपके टेलीग्राम नंबर तथा व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें डॉट बहुतायत में होता है। तो कोलेस्ट्रॉम जो माँ का पहला पीला दूध होता है उसमें बहुतायत मात्रा में क्या होता है? तो प्रतिजीव होता है। ठीक है, ये एक येलो कलर का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें प्रतिजीव का मतलब है यहाँ पे एंटीबॉडीज़। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे क्या होते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। तभी तो ये नवजात के लिए वरदान कहा जाता है। ठीक है, बहुतायत में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में इम्यूनोग्लोबुलेशन यानी आपका होता है, सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए ये क्या करता है? बच्चे को क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं। पाइपा खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होगी? जो पाइका खा रही है उसको किसकी कमी होगी? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ऊर्जा की, दूसरा है प्रोटीन की, तीसरा है कैल्शियम की और चौथा आयरन की। तो यहाँ पे जो कमी होगी तो उसको आयरन की कमी होगी। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? प्राइवेट बाल चिकित्सालय, घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना, घर पर चिकित्सालय में शिशु विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो वो हमारा है जिला चिकित्सालय में शिशु विवाह की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ऑप्शनों में हमें वो ऑप्शन लेने हैं जिनमें क्या होगा, सरकार का भी नुकसान ना हो, न जन समुदाय का नुकसान हो। याद रखिएगा जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपने देखा होगा कि क्या होता है, शिशु देखभाल केंद्र अलग से बनाया जाता है, जिसमें सभी उसके टीके भी लगाए जाते हैं। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो कितने माह तक के? तो पहला ऑप्शन है 2 माह, दूसरा ऑप्शन है 3 माह, तीसरा ऑप्शन है 4 माह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है 2 माह। 2 माह तक की कोशिका विकास को भ्रूण यानी इम्ब्रो कहा जाता है। भ्रूणावस्था क्या होती है? 2 सप्ताह से 2 माह तक, या ठीक है याद रखिएगा 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। इस अवस्था में निरंतर कोष यानी सेल विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। याद रखेंगे भ्रूणावस्था क्या होती है? 2 सप्ताह से 2 माह तक। इसमें क्या होता रहता है? इसमें सेल विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है और भ्रूण को कहा क्या जाता है? एम्ब्रो। ठीक है, EM
BRYO इम्प्रूव, याद रखेंगे भूर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि कभी कभी भूर न लिखकर इम्प्रूव लिख देता है, तो आप कन्फ्यूजन में ना पड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्मेटेड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया ... कहलाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शुक्राणु उत्सर्जन, शुक्राणु स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या कहलाती है? तो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। सेंसरी मोटर अवस्था है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीटेशन हो चुका है। तो सेंसरी अगर मोटर एज की बात की जाए तो ये 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, 0 से 2 साल। सेंसरी की बात की जाए तो इनको सेंसरी मोटर क्या है, 0 से 2 वर्ष की होती है। जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 अवस्थाओं को बताया है। पहली सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, फिर हमारी होती है प्री ऑपरेशनल मोटर, जिसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये 2 से 7 वर्ष होती है। फिर होती है हमारी कॉन्क्रीट या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। भाई मूर्त कॉन्सेप्ट बच्ची में कब आता है? जब वो अपनी क्या करता है, बाल अवस्था से प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ने वाला होता है। तो 2 से 7 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष में वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। जब वो 7 से 12 में पहुंचेगा तो वो मूर्त कॉन्सेप्टों को समझने लगता है। इस तरह से इसे समझिए कॉन्क्रीट को हिंदी में, क्या वो मूर्त कॉन्सेप्ट को बच्चा कब समझने लगेगा, जब 12 वर्ष से के आसपास का होता है। ठीक है, और अमूर्त कॉन्सेप्ट को कब समझने लगता है, जब वो 12 वर्ष से एबव का हो जाता है। अमूर्त कॉन्सेप्ट यानी 12 से 15 वर्ष, इसको बोलते हैं फॉर्मल। इस तरह से याद रखेंगे। संवेदी आपकी 0 से 2 वर्ष, ठीक है, संवेदी 0 से 2 वर्ष। फिर आ जाएगा यहाँ पर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये थी 2 से 7 वर्ष। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये थी 7 से 12 वर्ष। फिर अमूर्त क्या है, अमूर्त कितनी है हमारी, 12 से 15 वर्ष। तो ये किसने दी है, जीन पियाजे ने 4 स्टेप दी हैं। चारों ही स्टेप उसकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है। तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसने, तो पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा सिगमंड फ्राइड, तीसरा एरिक्सन और चौथा है पावलव। पावलव का क्या है, अधगम से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने क्या दिया है, कंडीशन थ्योरी दी है। ठीक है, यानी कुत्ते के आगे घंटी बजाओ और खाना लाओगे तो लार उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो कंडीशन पैदा करके इन्होंने अपनी थ्योरी दी है जो लर्निंग से रिलेटेड है। जीन पियाजे इन्हीं को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। सिगमंड फ्राइड इनको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावलव का क्या है, कुत्ते का सिद्धांत है, जिसको कहते हैं कंडीशन थ्योरीज कहा जाता है, जिसमें घंटी बजाते थे और खाना रखते थे, फिर घंटी नहीं बजाई, मतलब घंटी बजाई खाना नहीं रखा, तो सेम बच्चे ने वही मतलब कुत्ते ने वही क्रिया की। तो ये रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? यहाँ पे बात आ रही है नहीं किया है, बाद बाकियों ने किया है, किसी एक बंदे ने समायोजन का सिद्धांत नहीं किया है। तो ऑप्शन है फ्राइड, वाटसन, लेजारस और जुंग। तो यहाँ पे समायोजन की बात की जाए तो फ्राइड महोदय का जो सिद्धांत है वो क्या है, हमारा समायोजन से संबंधित नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है फ्राइड ने। ठीक है, तो ये किससे समायोजन से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्राइड।
बार्सन, जुंग और लेजारस ये तीनों ही समायोजन पर काम करते हैं। चलिए, बालक का मन ही अध्यापक की एक पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है? तो अब बच्चे का जो मन होता है, अगर आपने क्या करा कि उसको सही डायरेक्शन दे दिया अपनी टीचिंग के माध्यम से, तो यही सबसे अच्छा क्या होता है। एक तो गिफ्ट होता है बच्चे की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से टीचर के लिए, और टीचर की तरफ से स्टूडेंट के लिए। चलिए, तो यहाँ पे बात कौन सा पहला ऑप्शन है रॉस, दूसरा है फ्राइड, तीसरा है रूसो और चौथे है मन। तो किसने ये बात की है? तो रूसो महोदय ने की है। रूसो महोदय ऐसे मतलब मनोवैज्ञानिक हैं या कहें ऐसे विचारक हैं जिनके विचार आपको समाजशास्त्र में, गृह विज्ञान में, अर्थशास्त्र में हर जगह देखने को मिलते हैं। इन्हें प्राकृतिक दर्शन शास्त्री कहते हैं, रूसो को। और ये अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक स्वयं करके सीखने का एकाधिकार मिल सके। ठीक है, यहाँ ये कहते हैं कि कैसा ना हो शिक्षक, कैसा ना हो, नेतृत्ववादी ना हो, यानी शिक्षक का ना चल के क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए जो अभी की एजुकेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉट डॉट के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये कथन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसने तो मतलब तनाव और तूफान की अवस्था बताया है किशोरावस्था को, तो स्टेनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था बताया है। मनोवैज्ञानिक ने उत्तर वाली अवस्था को कहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गैंग अवस्था, उत्तर वाली अवस्था को कहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने ही उत्तर वाले अवस्था में अपने ही एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना चाहता है। इसमें विषम लैंगिक की तरफ झुकाव नहीं होता, समलैंगिक के उसके गैंग के मेंबर होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने घर वालों के अनुकरण से सीखता है? तो वो शैशवावस्था होती है। इसमें बच्चा क्या है, कहीं कहीं पे 0 से 5 ईयर तक मानी जाती है। वैसे शैशवावस्था तो इसी एज में बच्चा अपनी सारी जो आदतें हैं, यानी नॉर्मल आदतें हैं, जो हाथ धोना, ब्रश करना, ये सभी कहाँ घर वालों से ही सीखता है। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, तो 4 माह पे दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 माह पे बच्चे का वजन दुगना हो जाता है उसके प्रारंभिक वजन से। अगर प्रारंभिक वजन उसका 2.5 किलो का है तो 4 माह पीछे वो 5 किलो का हो जाएगा। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है प्रयोग, विश्लेषण, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सर्वोच्चतम स्तर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाता है मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन से ही किसी के व्यक्ति के कार्य या स्थिति या विश्लेषण पर अध्ययन करना है, जिससे कि उसकी पुष्टि एवं लाभ का ज्ञान हो सके। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन क्या है, सर्वोच्च स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर है, तो कॉलबर्ग ने क्या कहा है, नैतिक विकास के स्तर दिए हैं, तो उनके अनुसार नैतिक विकास का स्तर कौन सा है? तो यहाँ पे पहला है कन्वेंशनल स्तर, उत्तर कन्वेंशनल स्तर, पूर्व कन्वेंशनल स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रथम पूछा जा रहा है, तो प्रथम हो जाएगा पूर्व कन्वेंशनल स्तर। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु रटने से, ज्ञान स्थानांतरण से, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से है। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्र में से ये बात सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है, तो हमें सूचनाएं एकत्रित करनी है। तो प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम प्रश्नावली से भी सूचना अनुसंधान में एकत्रित करते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है, यानी सार्वभौमिक परिवर्तनों की तरफ उदाहरण नहीं करता? मुस्कुराहट का आरंभ होना, ये सभी बच्चों में एक एज के बाद होता है। प्रथम शब्द
ये सब में होता है। पठन ये सब का अलग अलग होता है। चलना, चलने की एज भी सब बच्चों की डिसाइड है कि हाँ, कोई बच्चा मतलब 11 महीने में चल जाता है तो कोई 1.5 साल के अंदर तक चल जाता है। वह समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, डॉटर समूह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, किस नाम से जाना जाता है, तो औपचारिक समूह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। डॉट कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो देखना है कि क्या रहेगा। तो वो पहला है प्रभावी, दूसरा है ज्ञानप्रद, तीसरा है शिक्षाप्रद और चौथा है समकालनात्मक। तो यहाँ पे शिक्षाप्रद जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, बच्चों के, बूढ़ों के, मरीजों के, गर्भवती महिलाओं के। तो यूनिसेफ की बात की जाए तो ये बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो किसके तहत है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनिसेफ, याद रखिएगा। और यूनिसेफ ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा है, जिसको बोलते हैं यूएनओ की क्या है, एक विशिष्ट शाखा है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, ये मुख्यतः किस पर, बच्चों के कल्याण पर कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का कार्य करती है। तो जब प्राकृतिक आपदा हो, कहीं पे भी हो और कोई संस्था, तो वो हमारी है यहाँ पे विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ। तो यहाँ पे कौन तुरंत राहत का काम करती है, तो वो हमारी यूनिसेफ सोसाइटी तुरंत राहत का काम करती है। कहीं पर भी भूकंप आ जाए, भूस्खलन आ जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो उन्हें आवश्यक औषधियाँ, आवास, खाद्य सामग्री, जलपूर्ति उपकरण, आवश्यक औषधियाँ, ये सब चीज़ क्या जो आवश्यक नीड होती है उसको प्रोवाइड करती है। जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ राष्ट्रीय आवश्यकताओं के निदान, जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचना उद्देश्य है। तो यहाँ पे किसका उद्देश्य रहेगा पहुंचना, तो यहाँ पे है औपचारिक शिक्षा के, अनौपचारिक शिक्षा के, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षा के उद्देश्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यालय लागू किया है। तो क्या लागू किया है, तो यहाँ पे है मई 1974 में लागू किया है, 1974 से लागू किया है। कठपुतली है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त में से सभी। तो जो हमें दिखाई यानी सुनाई देता है वो श्रव्य होता है, जो दिखाई देता है वो दृश्य होता है, और दिखाई और सुनाई देता है वो दृश्य श्रव्य होता है। तो कठपुतली हमें दिखाई और सुनाई दोनों देती है। तो ये कैसी हुई, दृश्य और श्रव्य सामग्री हुई। नेक्स्ट चलते हैं, मैरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है, तो मैरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है, सिस्टम कठपुतलियाँ, स्ट्रिंग कठपुतलियाँ, रेड छड़ी कठपुतलियाँ और छाया कठपुतलियाँ और अंगुली कठपुतलियाँ। तो यहाँ पे 53 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा स्ट्रिंग कठपुतलियाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कठपुतलियों को दिखाया जाता है पर वॉइस जो आवाज़ होती है वो पीछे से आती है, जो कठपुतलियों का धागा पकड़ के उन्हें नचाते हैं। इस तरह से कठपुतली हुई, इनका जो धागा है जो मनुष्य के हाथों में होता है। जो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच कड़ी को कहते हैं माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला, प्रतिपुष्टि। तो दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम माध्यम कहते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी माध्यम से आपस में जुड़े होंगे।
नेक्स्ट चलते हैं डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो प्राकृतिक बहुलक की बात की जाए तो प्राकृतिक बहुलक जो रहेगा आपका प्रोटीन, इस क्वेश्चन का प्रोटीन रहेगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है आपका प्राकृतिक बहुलक में आता है। दालों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य जन लोगों को सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है, जिनके साथ काम किया जाना है, यह परिभाषा दी गई है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि किसका राइट आंसर रहेगा। तो डगलस एस्मिंजर द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? डगलस एस्मिंजर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? सरल से जटिल की ओर करके सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर, भाग से समग्र की ओर। गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता है? पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो उसको शुरू में क्या कहा जाता था? तो वो हमारा है घरेलू विज्ञान कहा जाता था। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। डगलस एस्मिंजर द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो जो प्रसार है उसके मुख्य बिंदु को इंगित करता है, तो वो हमारा है करके सीखना। यही प्रसार शिक्षा का भी मुख्य बिंदु है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है घरेलू विज्ञान कहा जाता था, इसलिए आज तक लोग घरेलू विज्ञान मांगते रहे हैं। प्रेग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि क्या है ये रंगों को यूज करने वाली योजना? पहली मोनोक्रोमेटिक, 17 से एनालॉगस, ठीक है, प्रकाश और पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 59 का वो हमारा है बी, यानी सदृश एनालॉगस। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है पुटीन अथवा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकॉल और लाख। तो यहाँ पे पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए। मोरीवाना एक तरीका है रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा कि किसका तरीका है, तो वो हमारा है पुष्प सज्जा का तरीका है। नमूने यानी पैटर्न डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है? डक, चुन्नट, स्टाइल लाइन और नियंत्रित सीवन। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसके द्वारा इसे बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये PDF है, आपको टेलीग्राम होता है तो व्हाट्सएप नंबर दोनों पर मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नमूने यानी पैटर्न डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है चुन्नट के द्वारा, और चुन्नट के बाद फिर है नियंत्रित सीवन के द्वारा बदला जा सकता है। दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है।
अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे ये कथन अभी जो ये कथन की बात की जाए तो स्टेले सुंदरराज का है ये कथन, क्योंकि कथन भी आपके पेपर में 2 से 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वैक्यूम क्लीनर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वैक्यूम क्लीनर की बात हो तो ये चूसण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंपी रोधी ढांचा विकसित किया जाता है। भूकंपी रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको पता है किस प्रक्रिया के थ्रू भूकंपी जो धारा है वो वापस लौट सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है रेट्रोफिटिंग के द्वारा ऐसा होता है। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप रोधी जांच बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि वो क्या कहलाती है, तो वो हमारी है पेट्रो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो देखते हैं, ब्लास्टरिंग, रेट्रोफिटिंग और बोपाइटिंग और बाउटिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे रेट्रोफिटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में, उपयुक्त सभी में। तो इन तीनों की ही आवश्यकता हमें पड़ती है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, क्योंकि प्रथम अवस्था में कोई मतलब क्या होता है, किसी की बर्थ नहीं होती, बस द्वितीय अवस्था में बर्थ हो जाती है तथा खर्चे बढ़ जाते हैं। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? सुई और धागा से, पेन और पेंसिल से, पेन और सुई से, पेन और धागा से। तो अगर पाथवे चार्ट की बात की जाए तो वो हमारा पेन और धागा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह पाथवे बनाया जाता है, वो जिधर जाता है या जिधर गृहिणी जाती है उधर ही धागे और कील के माध्यम से फीता बनाकर क्या किया जाता है कि संबंधित जो काम है उसमें टाइमिंग को देखा जाता है। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये कथन हमारा किस अर्थशास्त्री का है? तो यहाँ पे है प्रोफेसर जीन एस्थर, निकिल वडोर्सी और कोफिन की वजह से क्या है कि यहाँ देखना है कि हमें 68 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, निकिल एवं डॉर्सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो निकिल एवं डॉर्सी का है। यह कथन आय और व्यय पर नियंत्रण होना चाहिए, निकिल एवं डॉर्सी। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू किया गया था? तो परिवार नियोजन काफ़ी पूछा जा रहा है। तो 1952 में शुरू किया गया था। 1952 में कोई दूसरी योजना शुरू की गई थी तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कब लागू हुआ, तो यहाँ पे 6 जनवरी 1986। ये PDF है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 6 जुलाई 1988 में क्या हुआ था, ये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रकार का खेल के लिए समायोजन
निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो यहाँ पे जो रहेगा ऑप्शन है दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा। अगर भविष्य में योजना बनानी है तो हमारा मासिक लेखा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। ऑप्शन है आत्मिक, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है वास्तविक और डी ऑप्शन है गुणवत्ता। तो यहाँ पे क्या है कि राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, तो वो हमारा है वास्तविकता या वास्तविक आय। इस तरह से वास्तविक आय संतोष का वह प्रवाह है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो सबसे पहला जो चरण माना जाएगा प्रबंधन प्रक्रिया का वो हमारा होता है योजना करना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लास्ट होता है मूल्यांकन करना। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है, या सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है यहाँ पे गृह व्यवस्था का? तो पहला है यहाँ पे महत्वपूर्ण सोपान की बात की जा रही है। ऑप्शन है संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण और आयोजन। तो ऑप्शन जो राइट बनेगा वो हमारा बनेगा सबसे पहले आयोजन यानी प्लानिंग करना। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? तो ऐसे लक्ष्य कैसे होते हैं? तो वो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं क्योंकि बनते पहले हैं प्राप्त बाद में होते हैं। पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना चाहिए, राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बी है और आपका क्या रहेगा, बी रहेगा, ए रहेगा और यहाँ पे डी रहेगा, फिर आ जाएगा सी, ठीक है। पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना, प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या होना, फिर प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना, फिर प्रारंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, फिर प्रयोग करने के बाद हम क्या करेंगे उसका एवेल्युएशन करेंगे कि क्या उसमें कमी रही और क्या है वो। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तारपीन अथवा मिट्टी का तेल और ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा तारपीन तथा मिट्टी का तेल रहेगा। सजावटी कार्य को कई पत्तियों में चुन्नटें बनाकर परिधान या वस्त्र में किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्लेट्स कहा जाता है। कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जो कांथा कढ़ाई अगर उसके सही क्रम की बात की जाए तो यहाँ पर विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना होता है, ये राइट है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कांथा कढ़ाई में इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे है कपड़ों का आकार एक समान करना, सी कह रहा है कहीं सीटों की एक सतह लेकर बनाना या लेयर बनाना। फिर हमारा यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करेंगे, तीसरा ऑप्शन। फिर क्या करेंगे सतह का विभाजन करना, फिर डी नमूने और बाहरी लाइनों को भरना। तो इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। मदुराई तमिलनाडु का विशेष प्रकार की बंदनी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष प्रकार की बंदनी को कहते हैं तो सुनगढ़ी कहा जाता है विशेष प्रकार की बंदनी को। कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि कौन सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा रहेगा फुलकारी पंजाब है, मुर्री लखनऊ है, कसूती लखनऊ है, मगर काथा हरियाणा नहीं है। छपाई का सही अनुक्रम दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कपड़े की तैयारी करेंगे। कपड़े की तैयारी के बाद हम प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करेंगे। प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी के बाद कपड़े की छपाई करेंगे। छपाई के बाद सुखाना है। सुखाने के बाद रंगाई पदार्थों का जड़ना है। फिर रंगाई पदार्थ के बाद धोना है। तो इस तरह से जो कूट बनेगी वो हमारी बनेगी यहाँ पे जो कूट बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी हमारी ए। धागे जो सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो जब सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं तो वो हमारे ताने होते हैं। कटा कपड़ा आप जानते ही हैं, बाना आप जानते ही हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खिलाड़ियों के द्वारा पहने जाने वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है। तो काम में आने वाला तंतु हो तो यहाँ पे है स्पेंडक्स, कांच युक्त, धातु युक्त, कार्बन युक्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है स्पेंडक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिए के लिए प्रयुक्त होता है। तो तौलिए के लिए सूती, नायलॉन, टेनिलॉन, डेक्रोन। तो यहाँ पर सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। तो जो कपास का रेशा उसके उत्पादन का सही क्रम क्या होगा यहाँ पे। तो पहला होगा खेती करना, दूसरा होगा भिनौने निकालना और गांठ बांधना, तीसरा होगा कोलना एवं आपस में मिलाना, फिर धुनना, धुनने के बाद कंघी करना, कंघी के बाद पुनी बनाना, पुनी के बाद कताई करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है एग मार्क लगाया जाता है, उत्पादित चिन्ह जो इसकी गुणवत्ता को बताता है। नेक्स्ट चलते हैं। सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल का मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। तो अगर सरसों के तेल में मिलावट है तो नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर जांची जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत वर्ष में में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि वो कब शुरू किया गया था। तो 1970 में शुरू किया गया था, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है। तो इस 30% को क्या कहेंगे, मॉडरेट ओबेसिटी कहा जाता है, जब 30% अधिक हो जाता है सामान्य बजट के। 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे उसे क्या है, उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नज़र आ रहा है। तो ये लक्षण किसका संकेत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सफ़ेद नज़र आता है, तो ये किसके, डिप्थीरिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। तो सामान्यतः की बात की जा रही है तो शरीर का जो तापक्रम होता है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये सेंटीग्रेड है। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी चलते हैं। अचार और सॉस व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इनकी डॉट की शिकायत है। तो किनको इसकी शिकायत है, वो है तनाव को, जिनकी शिकायत है उनके आहार में ये चीज़ें सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। चलते हैं। RDI यानी संस्कृति आर्य अंतर्ग्रहण किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पारिवारिक आहार से प्रभावित होता है। चावल और दालों को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है इसमें अधिक पौष्टिकता है। तो क्योंकि होती है, तो यहाँ पे क्योंकि का मतलब हो गया चावल विटामिन सी प्रदान करता है जो दाल में कम है। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि, तो क्यों बढ़ जाती है, तो यहाँ पे गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि वो 7 वर्ष में माँ से अलग होकर सांस लेना
मतलब पूर्ण 7 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, 8 वर्ष में वो क्या करता है, सांस लेना अलग रहकर सीख जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। तो यहाँ पे है ए ऑप्शन है कम रेशा युक्त, ज़्यादा रेशा युक्त, प्रोटीन भरपूर और वसा भरपूर। तो यहाँ पे देना चाहिए कम रेशा युक्त आहार देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है, तो कितनी बनती है गर्भावस्था के दौरान, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा 90 ग्राम बनती है, यानी 900 ग्राम बनती है। अंडे के छिलके की संक्षरण अवस्था निम्न है, तो यहाँ पे कौन सी है अंडे? अंडे के छिलके के संरक्षण आवरण निम्न है, तो यहाँ पे क्यूटिकल जो है संरक्षण आवरण के अंतर्गत आता है। पाशुकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके जांच की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव मूत्र में जल की मात्रा लगभग होती है। मानव शरीर में जल की तक पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, तो यहाँ पे 85% क्या है, जल की मात्रा लगभग होती है। घर पर जल शुद्ध करने की प्रयुक्त विधि है, तो यहाँ पे अब कैसे जहर में प्रायोगिक विधि की बात की जाए तो कौन सी है, तो वो हमारा है उबाल कर। जल की कठोरता का होता कारण है, तो जल की कठोरता का जो कारण है वो क्या है, यहाँ पे जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाह्य कार्बोनेट अथवा क्लोराइड ऑक्साइड सल्फेट का पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की कठोरता का कारण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा जल में कैल्शियम मैग्नीशियम तथा बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा फास्फेट का पाया जाना। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मौजूद होता है शरीर में, तो वो हमारा होता है पानी, 7 से 800%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार भी आपसे लोहा ही पूछा गया था, तो यहाँ पे प्रतिदिन की आवश्यकता 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। सूची पृष्ठ दी गई है, सूची सेकंड दी गई है और सूची पृष्ठ को सेकंड से मिलाना है, तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही बात करें तो ये हमारा किससे मिलेगा, तो एक हमारा मिलेगा कायाफोसिस से। रिकेट्स कहाँ से, कायाफोसिस से। अब बात करते हैं फ्लोरोसिस की, तो फ्लोरोसिस को क्या मिलेगा, मेटल्ड दांत। बेरी बेरी की अगर बात की जाए तो बेरी बेरी को क्या मिलेगा यहाँ पे, तो बेरी बेरी के क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं कि राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे,
तो यहाँ पर रिकेट्स की बात की जाए तो हम इसका पेयर्स मिलाएंगे किससे, कायाफोसिस से। फ्लोरोसिस की बात की जाए तो फ्लोरोसिस को हम मिलाएंगे यहाँ पे मोटल्ड दांत से। बेरी को किससे मिलाया जाएगा, तो बेरी को पैराथीसिया से मिलाया जाएगा। फिर पेलेग्रा की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी। चलते हैं, बसा घुलनशील है तो किस में, ईंधन में, पानी में, कार्बोहाइड्रेट में, क्लोराइड में घुलनशील है। तो बसा किस में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है बसा से। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बसा में घुलनशील है तो पानी में है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है, तो बसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, खनिज लवण से। तो सबसे अधिक ऊर्जा की बात की जाए तो वो हमारे बसा से प्राप्त होती है, क्योंकि 1 ग्राम बसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है ठीक है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे था अमीनो अम्लों में। फिर हमारा स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम का नाम बताइए। यहाँ क्या था, अमीनो अम्ल था। अब देखते हैं क्या नाम है उसका, तो टाइलिन इसका नाम है। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा और चार शरीर को 4 को भोजन में है। नेक्स्ट चलते हैं, जो स्नैक है वो इस तरह से रखिए कि 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो 1 ग्राम में कितना में 4 है, 3 ग्राम क्या है बसा है तो 3 ग्राम बसा, 1 ग्राम बसा हमें कितना देती है 9। फिर उसके बाद है वह शरीर को कितनी कैलोरी देगा, यानी हम बस केवल इन दोनों का काउंट करना है। तो 12 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ते हैं, यानी 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो 12 का हम क्या करते हैं 4 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, 12 12 में 24, 32 36 12 चौक 48, ठीक है, 48 रखेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 का 3 बार कर लेंगे तो 9 9 से 18, 9 से 27। तो इस तरह से हम रख सकते हैं। 7 7 में 14 और 1 15 की 5 हंसुलाई 1 4 और 2 6 और 1 7। तो ये हो गया हमारा 75 किलो कैलोरी। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांकेतिक रूप निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट है। सांकेतिक रूप पूछा जा रहा है तो हमारा वो कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्न में से मोटापे का कारण है, तो यहाँ पे मोटापे का ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, बिल्कुल नहीं खाना। तो ज़्यादा खाना क्या है, मोटापे का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है फूड एडिटिव कहा जाता है। जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है विलय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो उसमें मिल जाता है, विलय हो जाता है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। आपने देखा होगा मीठी जारी वगैरह बनाते हैं, आम की अभी बनाई होंगी, उसमें अगर चीनी की मात्रा कर देते हैं यानी मीठी बनाते हैं तो हमें फिर तेल वगैरह की आवश्यकता या किसी और परिरक्षक की आवश्यकता यानी उसे सुरक्षित रखने के लिए नहीं डालनी पड़ती। तो 40 से 50% हमें क्या करते हैं, अगर चीनी की मात्रा कर देते हैं तो हमें और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट चलते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है, तो किन दोनों की आवश्यकता होती है, तो लोहा तत्व में फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु।
दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए तरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रोगावस्था में उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, ये सभी इनका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। डॉट डॉट धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये मार्जन जो है वो क्या है? तो ऊन में आता है ये मार्जन। तो ऊन धागों को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रेशम, सूती उनमें नहीं आता। अगर सूत की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? द किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। तो कहाँ पे चिकनकारी शुरू हुई थी? तो चिकनकारी हमारी लखनऊ की है। लखनऊ क्षेत्र उद्गम क्षेत्र है। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, नींबू का रस मिलाया जाता है स्ट्रॉबेरी या जैम को जमाने के लिए। भुनने तथा सेकने का भुनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, वायु द्वारा पकाने की विधि में किया जाता है। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है, तो उसमें से क्या निकलती है? तो पीली लौ निकलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी। आई होप आज हमने प्रैक्टिस सेट 4 को देखा। और प्रैक्टिस सेट 4 की बात करें तो आज हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 4 को देख लिया है। इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। और यूथ का आज हम चौथा पेपर देखेंगे, उसके बाद ऐसे ही हम सॉल्व पेपरों को देखते रहेंगे। और जल्दी ही हमें क्या करने हैं, 80 सीट वाला यानी प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपके सामने लाना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वॉचिंग के लिए धन्यवाद। और बस इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।